बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 18 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 18 में भी बायोएनर्जेटिक्स का एक और हम टॉपिक कवर करेंगे। आज का ये जो लेक्चर 18 है इसमें हमने जो चीज़ें कवर करनी है, यानी हमारे आज के इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, डार्क क्रिएशन भी खत्म हो गया था, उसके बाद अब रेस्पिरेशन को हमने आज डिस्कस करना है। तो उसमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें हम जो दो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन की, एरोबिक और एनारोबिक, उसका डिफरेंस क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन इसकी जो दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो इसकी ये जो दोनों फॉर्म्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इन दोनों का मैकेनिज्म डिटेल के साथ हम कवर करेंगे, और इसमें देखेंगे कि कितने एटीपीज एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के नतीजे में हासिल होते हैं। और इसके साथ साथ फिर एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, उसका आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाएगा। और इस सिलसिले में हम सिर्फ आज के इस लेक्चर के अंदर ग्लाइकोलिसिस को डिटेल के साथ कवर कर पाएंगे, और ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी बजट है उसको भी हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे। जी, तो लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। इसमें देखिए रेस्पिरेशन की टर्म से क्या मतलब होता है। आप लोगों ने यकीनन पढ़ा है कि रेस्पिरेशन ये एक वाइटल फंक्शन है लिविंग बींग्स का, और दीगर वाइटल फंक्शंस की तरह, बाकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारे बॉडीज में, उनकी तरह रेस्पिरेशन भी ये दो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर परफॉर्म होने वाली एक्टिविटी है। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है और दूसरी इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यूजुअली ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी कहलाती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर परफॉर्म होने वाली रेस्पिरेशन है। लेकिन जहां तक ये इंटरनल रेस्पिरेशन का ताल्लुक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन बेसिकली इट अकर्स एट द सेलुलर लेवल, इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। दरअसल ये जो दोनों रेस्पिरेशंस हैं, दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, और इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है ये हमें मालूम होनी चाहिए। देखो, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो बुनियादी तौर पर एक गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस है। गैसेस एक्सचेंज से क्या मतलब है, यानी इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करता है। जैसे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दाखिल होती है, और जबकि ऑर्गेनिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी जो कि इन्वायरमेंट में जाएगी। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म हो रहा है, दिस इज एक्चुअली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इन जनरल हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को गैस एक्सचेंज की टर्म्स में डिफाइन कर रहे होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में इंटरनल रेस्पिरेशन ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जो कि सेलुलर लेवल के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। हर एक सेल में ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपनी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन करेगा और उसमें से एनर्जी गेन करेगा। और चूंकि इस कैटाबॉलिक प्रोसेस में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, इस प्रोसेस की अगर आप इक्वेशन देखें तो इस कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये उसकी इक्वेशन दिखाई गई है। इसमें ग्लूकोज, जिसको ब्रोकन डाउन किया जा रहा है रेस्पिरेटरी पाथवे में, इसको ब्रोकन डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यहां पर इस्तेमाल किए गए, और ये दरअसल वही ऑक्सीजन है जो कि ये इन्वायरमेंट से इनहेल किए गए थे। ठीक है, ये वही है जो इन्वायरमेंट से ऑब्टेन किया गया था ऑक्सीजन, उसको यहां पर दरअसल इस्तेमाल किया गया। और फिर जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो इसकी बाय प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को वापस लौटाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो दोनों रेस्पिरेशंस हैं, दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। अगर यहां पर हम ये कहें कि किसी ऑर्गेनिज्म में फर्ज कर लें कि इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं है, मिसाल के तौर पर हम फर्ज कर रहे हैं, वैसे ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, जस्ट हम थ्योरेटिकली बात करें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर ये इंटरनल रेस्पिरेशन किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना हो, तो क्या फिर गैस एक्सचेंज का कोई सबब रह जाता है? गैस एक्सचेंज करेगा ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा? नहीं करेगा।
दरअसल ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसका रिलेशन है इस इंटरनल रेस्पिरेशन के साथ। इंटरनल रेस्पिरेशन अगर ना हो, जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का भी कोई सबब बाकी नहीं रहता। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर सपोज करो कि किसी ऑर्गेनिज्म में ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस था वो स्टॉप हो जाता है किसी वजह से, तो क्या फिर उसमें इंटरनल रेस्पिरेशन जारी रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। जैसे हम किसी शख्स का यूं गला घोंट देते हैं या नाक बंद कर देते हैं, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाता, तो फौरन ही उसके बॉडी के सेल्स ये सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं और डेथ वाकया हो जाती है। ठीक है, सो इन दिस वे बोथ रेस्पिरेशन इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो आपने ये लिंकेज याद रखनी है, और इसमें जो फैक्ट्स आपने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के मुतालिक ऑब्जर्व किए उनको याद रखिए। इस तरह के सवाल बनते हैं कि विच वन इज ट्रू अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और विच वन इज ट्रू अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, या फिर ये जो मैंने आपको इन दोनों का लिंक समझाया, तो इन पर्पसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन सेट हो सकता है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन दो किस्म की है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एरोबिक एंड अदर इज एनारोबिक। ये दोनों सेलुलर रेस्पिरेशन की दो अकसाम है। सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की ये जो दो अकसाम आपने देखी, इसमें जो पहली किस्म है सेलुलर रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें रिएक्टेंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? रिएक्टेंट, तो एक्चुअली रिएक्टेंट चाहे ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, हमेशा जो मेजर रिएक्टेंट है जिसने ब्रोकन डाउन होना होता है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज इज एक्चुअली यूज इन बोथ केसेस, बट रिएक्टेंट्स के केस में एरोबिक रेस्पिरेशन में एक चीज एडिशनल होगी, और वो है ऑक्सीजन, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं हो रही। इस वजह से हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं दैट द रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक, और जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है तो वो एरोबिक है। तो आपने ये रिएक्टेंट्स याद रखने कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स क्या होंगे। यहां पर ग्लूकोज, यहां पर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी। दूसरा, फिर आप देखिए इसमें जो डिग्री ऑफ कंबस्शन, या इसको ब्रेकडाउन भी कहा जा सकता है, डिग्री ऑफ कंबस्शन और ब्रेकडाउन, तो इसमें किस कदर डिफरेंस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। इसी वजह से जो एनर्जी यील्ड हासिल होती है कि कितनी एनर्जी उसकी लिबरेट होगी, वो दोनों केसेस में डिफर करेगी। चूंकि यहां पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, लिहाजा बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्लूकोज का लिबरेट होगा, दैट इज जस्ट 2 ATPs। और जबकि इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हाई एनर्जी यील्ड आपको मिलेगी। बाय द ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यू कैन गेट 36 ATPs इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड 38 ATPs इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में आपको ये डिफरेंट नंबर ऑफ ATP मिलता है। ये डिफरेंस कैसे आता है, इस बात को भी हम आगे चलकर अभी नोटिस करेंगे। ठीक है, इसको भी आपने जहन में रखना है। बहरहाल यहां पर एक और बात जो तवज्जो तलब है वो ये कि ये जो एक ATP मॉलिक्यूल होता है, 1 ATP, इसकी जो एनर्जी वैल्यू है, एनर्जी वैल्यू अगर हम यूनिट्स में शो करें, एनर्जी के जो मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं जैसे कि कैलोरीज, तो उसमें अगर हम शो करें तो 1 ATP हैज 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी वैल्यू, एंड दिस 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी वैल्यू इज इक्वल टू 1% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर जो टोटल एनर्जी है उसका 1% ये 7.3 किलो कैलोरी है, यानी 1 ATP। तो एक ATP आपने ये अंडरस्टैंड किया कि ये ग्लूकोज की टोटल एनर्जी का 1% है। लिहाजा अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में बताइए कितने % एनर्जी ग्लूकोज की लिबरेट हो रही है, तो जवाब बहुत वाज़ेह है। चूंकि 2 ATP लिबरेट हुए हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट मींस कि 2% एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड। जबकि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रोकन डाउन होता है तो 36 या फिर 38 ATPs हासिल होते हैं। तो यहां पर अगर ऐसा ही सवाल पूछा जाए कि कितने % एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो यहां पर भी जवाब बहुत वाज़ेह 36% या 38%। अच्छा, यहां पर एक और बात नजर आ रही है हमें, वो क्या कि अभी हमने जैसे बात की कि यहां पर जस्ट 2% एनर्जी हमें हासिल हो रही है
तो अगर हम इसको रीजनिंग करें कि भाई ग्लूकोज ने एनारोबिक रेस्पिरेशन में इतनी कम एनर्जी क्यों रिलीज की है, फकत 2%, ऐसा क्यों हुआ? तो रीजनिंग बहुत आसान है, हम कहेंगे कि बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज यील्ड्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज जस्ट 2%। लेकिन यहां पर रीजनिंग क्या होगी, यहां पर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, हालांकि ब्रेकडाउन तो यहां पर कंप्लीट हो रहा है, तो फिर 100% एनर्जी उसकी लिबरेट क्यों नहीं हो रही? ये 36 या 38% एनर्जी हमें क्यों हासिल हो रही है, बाकी की एनर्जी कहां गई? क्या ये जो प्रोडक्ट्स हासिल हुई हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, CO2 और वाटर, क्या इनके पास ग्लूकोज की एनर्जी का बकाया जितना भी 64% के करीब है या 62% के करीब, वो इन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद है? नहीं, मतलब जो टोटल ऐसे हुआ होगा ना, जो ये हमें 36% एनर्जी मिली है, इसको हासिल करने के लिए वो एनर्जी लगी हो, इसको हासिल करने के लिए एनर्जी लगी होगी, इसको हासिल करने के लिए ये तो स्टोर फॉर्म में होगी, बाकी जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में होगी। दोबारा बोलिए, आपने क्या कहा? कुछ किस फॉर्म में होगी? ये तो स्टोर होगी ना एटीपी के, एटीपी की फॉर्म में, वेल डन। और बाकी जो है साइमल्टेनियसली जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको उनपे यूज हो जाएगी। नहीं, आप इसको यूं क्यों नहीं कहते कि जब ये रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं? पहले तो ये मुझे बताओ कि ये जो रिएक्शंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे या एंडोथर्मिक होंगे? तो सही है, एक्सोथर्मिक होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि यहां से एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो कुछ एनर्जी तो यूजफुल फॉर्म में हासिल हो रही है, जबकि बाकी की जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लूज हो रही है। तो एक्चुअली एनर्जी ये रिलीज हुई थी काफी हद तक। यहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि जस्ट 2% ही एनर्जी रिलीज हुई। जब हम ये कह रहे होते हैं ना जस्ट 2% एनर्जी हैज बीन रिलीज, तो हमारा मतलब ये होता है कि यूजफुल फॉर्म में जस्ट 2% एनर्जी रिलीज हुई है, बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में यहां से भी निकली है और इसी तरह से यहां पर भी हीट की फॉर्म में काफी सारी एनर्जी जाया हो गई है। आपने लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये आइडिया पढ़ा था कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन ये जब ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो ऐसी सूरत में इसका जो यूजफुल अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कुछ एनर्जी यूजफुल अमाउंट में आएगी और बाकी हीट की फॉर्म में जाया हो जाएगी। तो यहां पर वो हीट की फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी जाया हो रही है, सही है। तो ये हरगिज ऐसा नहीं है कि फकत 36 या 38% एनर्जी इसकी निकल पाई थी, एनर्जी और भी रिलीज हुई थी, लेकिन वो हीट की फॉर्म में जाया हो गई थी। तो इस तरह से हम इस बात को कंपनसेट कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए प्रोडक्ट्स, दोनों रेस्पिरेशंस में प्रोडक्ट्स में वाज़ेह फर्क है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसके एंड पर सिर्फ लैक्टिक एसिड ही हासिल होगा, लेकिन दूसरी जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसके एंड पर अल्कोहल प्लस CO2। यहां पर आपने केयरफुल रहना है कि अगर आपसे एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट्स पूछी जा रही हैं, जैसे सवाल बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें लैक्टिक एसिड, आइदर लैक्टिक एसिड और एथेनॉल एंड CO2, यहां पर आएगा एंड, ये जो प्लस का निशान है यहां पर एंड आना चाहिए, इधर और नहीं आएगा। यानी अगर किसी ऑप्शन में यूं लिखा हुआ हो कि लैक्टिक एसिड एंड एथेनॉल और CO2, ये गलत है ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? लैक्टिक एसिड और एथेनॉल एंड CO2, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक के अंदर लैक्टिक एसिड और दूसरे में एथेनॉल एंड CO2। एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं या सिंपल अल्कोहल वर्ड भी यहां पे यूज किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर ऐसा ही सवाल देखें कि आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें सही ऑप्शन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर किसी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखा हुआ है तो वो गलत है। तो ये जरा केयरफुल रहना, यहां पर इस तरह की मिस्टेक्स करवाई जाती हैं एग्जामिनर्स की तरफ से। अच्छा, जहां तक लोकेशन का ताल्लुक है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटली अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, दोनों में ये साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होगी। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें साइटोप्लाज्म का भी कंट्रीब्यूशन है और माइटोकॉन्ड्रियन का भी। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल होंगे और जाहिर है उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, तो वहां पर कंप्लीट कंट्रीब्यूशन फिर साइटोप्लाज्म का होगा। और स्टेजेस का जहां तक ताल्लुक है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस और जो फर्दर स्टेप्स होते हैं फर्मेंटेशन के वो इंक्लूड होंगे, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप्स हमेशा पाए जाते हैं: ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
तो आपने मुलाहिजा किया कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा इवेंट है जो दोनों रेस्पिरेशन के अंदर कॉमनली पाया जाता है। ठीक है जी, तो ये जो दोनों रेस्पिरेशंस थी इनका आपको मैंने ये ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया और उसके अंदर ये स्टेप्स का भी आपको आइडिया हो गया और एनर्जी यील्ड का भी आपको पता चल गया है। तो अब हम इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं, जैसे व्हाट इज द नियरेस्ट रेशियो ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन कंपेयर्ड विद एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने देखा कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी हासिल हुए थे, फकत 2 एटीपी पर ग्लूकोज, ऐसा ही था। और जबकि अगर ये रेस्पिरेशन एरोबिक होती तो ऐसी सूरत में 36 या फिर 38 पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन। तो अगर हम यहाँ पर रेशो काउंट करें तो देखो 2 एटीपी इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके मुकाबले में एरोबिक में 36, तो रेशो क्या बना 1:18। तो यहां पे आपसे पूछा गया है नियरेस्ट, ठीक है, तो चूंकि नियरेस्ट आपसे पूछा गया है और एग्जैक्ट ऑप्शन यहां पे गिवन नहीं है, तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई यहां पर 1:18 गिवन नहीं है तो नन ऑफ देम हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको पहले ही कह दिया कि भाई नियरेस्ट बताओ, या फिर अगर यहां पे वर्ड लिखा होता है अप्रोक्सीमेट तो तब भी आप ये 1:20 को पिक करते हैं। लेकिन अगर यहां पर हम ये वर्ड नियरेस्ट हटा दें या अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज ना करें और फकत ऐसे पूछें कि व्हाट इज द रेशो ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग, फिर आपको एग्जैक्ट रेशो की तरफ भागना चाहिए और वो नहीं गिवन तो फिर नन ऑफ देम। अदरवाइज अभी इस केस में आंसर बनेगा ये 1:20। क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर देखिए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहां पर मैं एक और बात भी समझाता जाऊं। देखो यहां पर बाज़ का सवाल यूं भी बनता होता है कि how many times energy in case of aerobic respiration is greater than anaerobic, तो कितने टाइम्स एनर्जी ग्रेटर है एरोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक के मुकाबले में। तो चूंकि रेशो 1:18 था तो 18 टाइम्स एनर्जी इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स का भी सवाल बाज़ पूछा जाता है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सेप्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन में तमाम इवेंट्स होंगे सिवाय एक के। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, अभी हम बहरहाल आगे मैकेनिज्म में आएंगे तो इस सवाल का ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। तो ये जो ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन है, दिस इज एक्चुअली द ग्लाइकोलिसिस। और अभी हमने डिस्कस किया कि जो ग्लाइकोलिसिस इवेंट है इट इज कॉमन इवेंट ऑफ बोथ रेस्पिरेशंस, दोनों के अंदर ये होगा, तो इस वजह से हम इसको तो नहीं पिक कर सकते। ठीक है, ये कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सेप्ट, तो चलो बहरहाल ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है, एनारोबिक में भी हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टेट, ये दरअसल फर्मेंटेशन इवेंट है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये इवेंट परफॉर्म होता है, इसको कहते हैं रिडक्शन फेज। तो ये फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का रिडक्शन फेज है, दिस इज रिडक्शन फेज ऑफ फर्मेंटेशन, रिडक्शन फेज ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, ये उसका फेज है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए, इसको लिंक रिएक्शन कहा जाता है। लिंक रिएक्शन अगेन ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एक इवेंट है। और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी एरोबिक से रिलेटेड है। इसका मतलब सिर्फ ये जो बी ऑप्शन है ये एरोबिक से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, लिहाजा यहां पर राइट आंसर बी बनेगा। अच्छा, अब जरा हम फेट देख लेते हैं ग्लूकोज की। डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवेज में ग्लूकोज के साथ क्या सलूक होगा। दरअसल ग्लूकोज, इसका स्टेटस यहां पर एज रेस्पिरेटरी फ्यूल है, रेस्पिरेटरी फ्यूल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेस्पिरेटरी फ्यूल, तो रेस्पिरेटरी फ्यूल की टर्म आपने ग्लूकोज के लिए यूज करनी है। रेस्पिरेटरी फ्यूल इज ग्लूकोज। जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मौजूद है पहले वो ग्लूकोज में चेंज होगा और फिर वो ब्रोकन डाउन होगा इन द रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। इसी वजह से ग्लूकोज को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इंस्टेंट यानी अगर फौरी तौर पर किसी को कोई एनर्जी डिक्लाइन फेस करना पड़ रहा है तो वो फौरी तौर पर एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज अगर ले ले डाइट में तो ऐसी सूरत में फौरन एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी उसको। सो दिस इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन में ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसका इनिशियल ब्रेकडाउन
which is known as glycolysis, ये तमाम रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म्स में बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं होगा। और ग्लूकोज पहले मरले पर पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और अब कंडीशंस मैटर करेंगी, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऐसी सूरत में अगला मरहला आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, तो एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और उसके बाद फिर ये एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में दाखिल होंगे। और इन तीनों के दौरान कुछ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके पास एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर NADH और FADH। तो ये थ्रू आउट द पाथवे जितने भी इस तरह के रिड्यूस कोएंजाइम्स बनेंगे, फाइनली ये रेस्पिरेटरी चेन में दाखिल होंगे, इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी एंड अपॉन ऑक्सीडेशन दे विल रिलीज ATPs। तो इस तरह से अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ग्लूकोज की किस्मत का फैसला क्या होगा कि ग्लूकोज अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाएगा और यूं हाई यील्ड ऑफ ATP हासिल होगा इन द फॉर्म ऑफ 36 to 38 ATPs, जो अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जैसा कि एनिमल्स में, मैमल्स के बॉडी के अंदर, इवन ह्यूमन मसल्स के अंदर ये ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होगा पायरुवेट में, और पायरुवेट ऑक्सीजन ना मिलने पर इनकी इस तरह से रिडक्शन हो जाती है एनिमल बॉडी के अंदर। रिडक्शन के लिए ये वही NADH2 हैं जो यहां से लिबरेट हुए थे, और जब ये यहां पर रिडक्शन में इस्तेमाल हो जाएंगे और यूं फाइनल प्रोडक्ट लैक्टेट या लैक्टिक एसिड की फॉर्म में हासिल होगी, तो इस इवेंट को कहा जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है प्लांट बॉडी के अंदर या फिर ये यीस्ट के अंदर परफॉर्म हो रहा है, जैसे ये मैंने बताया ना कि ये एनिमल्स में ये परफॉर्म होता है, एनिमल्स एंड इन सम बैक्टीरिया, ये इसकी अक्रेंस आप याद रखिए। अच्छा, जबकि ये जो प्रोसेस है दिस इज फाउंड इन प्लांट्स में भी, प्लांट की रूट्स स्पेशली, जैसे कि जो राइस प्लांट होते हैं जो जिनकी रूट्स पानी में डूबी हुई होती हैं बहुत ज़्यादा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो वो एनरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट्स में और इसके साथ साथ यीस्ट के अंदर ये वाली रेस्पिरेशन होगी। इसमें एज यूजुअल ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद फिर ये डीकार्बोक्सिलेशन होगी और नतीजे में एसिटाल्डिहाइड, फिर रिडक्शन और फिर फाइनली इथेनॉल। तो ये आप देखिए 2 डिफरेंट पाथवेज हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के। तो आपने देखा ग्लूकोज की जो फेट है इन दोनों रेस्पिरेशंस में थोड़ी सी डिफर कर रही है कि इनकी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन एनर्जी यील्ड इन दोनों एनारोबिक पाथवेज में सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं है। यहां पर भी 2 ATP और यहां पर भी 2 ATP, ये भी आपको आगे चल कर बताते हैं कि वो ATP कहां से हासिल होंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू आपने याद रखना है। टोटल 3 रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म्स आपको बताएं और उसमें ग्लूकोज की फेट को हमने फाइंड आउट किया। अच्छा, इसके अलावा भी रेस्पिरेटरी पाथवेज होते हैं। ये तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे बताया ये कार्बोहाइड्रेट के लिए है, लेकिन बाज़ वक़्त प्रोटीन भी रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में दाखिल होती हैं और लिपिड्स भी रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में दाखिल होते हैं। तो वो किस तरह से रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में दाखिल होंगे, उनकी फेट क्या होगी, वो भी आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक पाथवे फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये कोई यूनिवर्सल फेनोमेनॉन नहीं है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में ये होता हो। देयर आर मेनी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते, इस वजह से ये नहीं होगा। सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस चूंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी और एरोबिक में भी है, और ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी हासिल करने के लिए कोई ना कोई एक रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म तो रिक्वायर्ड ही होता है। कोई ऑर्गेनिज्म दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास कोई रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म ना हो, सिवाय वो वायरसेस के। वो वैसे भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सपोज ही नहीं किए जाते। तो इस वजह से ये ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा इवेंट होगा जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा। वायरसेस में अलबत्ता ये नहीं होगा, और वैसे भी वायरसेस को हम ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में प्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिजम्स माइंड करते हैं जी। तो यहां पर फर्मेंटेशन भी ऐसा नहीं है, तो ग्लाइकोलिसिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी फ्यूल। अभी मैंने आपको समझाया कि दरअसल ग्लूकोज को ये एजाज हासिल है कि ये रेस्पिरेटरी फ्यूल कहलाएगा, हालांकि बाकी मॉलिक्यूल्स भी रेस्पिरेशन से ये ताल्लुक रखते हैं, बट दे आर नॉट सपोज टू बी रेस्पिरेटरी फ्यूल। तो यहां पर भी आंसर बहुत ही वाज़ेह है, दैट इज ग्लूकोज। इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, द फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट्स टेक्स प्लेस एरोबिकली एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स आर।
तो अगर एरोबिकली इसका ब्रेकडाउन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी? अभी आपको मैंने पॉइंट आउट किया कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हासिल होगी, अल्कोहल नहीं, ठीक है, अल्कोहल की वजह से रिजेक्ट कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी, वाटर हासिल होगा एंड 36 to 38 एटीपीज। तो ये ऑप्शन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस सवाल के जवाब के लिए, इसको हम पिक कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी जरा जहमत दें। कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल इसकी वजह से रिजेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक एसिड इसकी वजह से ये रिजेक्ट। सो द राइट आंसर मस्ट बी बी। ओहो ये गलत आ गया यहाँ पे बॉक्स, ये थोड़ा नीचे जाना है, तो राइट आंसर ये बी है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पर अगेन आपको ये जो तीनों पाथवेज का मैंने जिक्र किया था, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल और पायरुवेट मॉलिक्यूल, ये आपको एरोबिक पाथवेज का दिखाया है, ये आपको इसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाथवे शो किया है। तो आप ये जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनको भी ज़रूर याद रखें, समटाइम ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको पहचानने के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो दो टाइप की रेस्पिरेशन है इनको थोड़ा सा डिटेल मैकेनिज्म देख लें। ग्लाइकोलिसिस में दो मेजर इवेंट्स हैं जिसका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। अभी हम ग्लाइकोलिसिस को डिटेल के साथ आगे कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जरा इस इख्तिसार से काम चलाएं कि ये देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ये ब्रोकन डाउन होता है इनटू पायरुवेट्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स बनेंगे। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन नो गेन और लॉस, बट यहां पर जो चीज हासिल हो रही है वो क्या कि 2 ADP एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स कंबाइन टुगेदर टू मेक ATP। ये जो हादसा है ना ATP बनने का, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। दरअसल फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में ATP 2 मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स के तहत जनरेट होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये जो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP हासिल हुए हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। हालांकि रेस्पिरेशन में एक और भी इवेंट होता है ATP जनरेट करने का, उसे कहते हैं केमियोस्मोसिस। बट ये जो फर्मेंटेशन है ये केमियोस्मोसिस से महरूम है। केमियोस्मोसिस जैसी सहूलत इसके पास दस्तयाब नहीं है। यहां पर जस्ट ये इस तरह से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए 2 ATP हासिल होंगे और इसी दौरान ग्लाइकोलिसिस में एक जो दूसरा अहम काम सर अंजाम दिया जाएगा वो ये कि इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, और यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं NAD+। तो 2 मॉलिक्यूल्स NAD+ के यहां से हाइड्रोजन लेकर ये बन जाएंगे NADH। तो इस तरह से ग्लूकोज आफ्टर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, तो पायरुवेट और ग्लूकोज के मुकाबले में, जैसे मैंने कल भी एक सवाल पूछा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल एंड विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज शुड बी रिड्यूस्ड एंड द पायरुवेट शुड बी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ये आफ्टर ऑक्सीडेशन पायरुवेट हासिल हुए। सही। अब ये जो पायरुवेट यहां पर हासिल हुए, दीज पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, दोबारा बता दें कि ग्लूकोज क्या होगा और पायरुवेट क्या होगा। देखो बेटे, ये रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल होगा और इस रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन जब हुई तो पायरुवेट प्रोड्यूस हुआ, तो इस वजह से ये पायरुवेट को ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल सपोज किया जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन इवेंट है ना। दिस इज इनफैक्ट एन ऑक्सीडेशन इवेंट। ये जो ग्लाइकोलिसिस में ब्रेकडाउन हुआ है, इसको दूसरे लफ्जों में हम क्या अल्टरनेटिव टर्म के जरिए पुकार सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर? क्योंकि ये जो एजेंट है दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। इसने किसकी ऑक्सीडेशन की है? ग्लूकोज की। ओके। अच्छा, तो अब ये देखो, ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स यहां पे हासिल हुए, तो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये दोबारा से इन NADH मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और NADH मॉलिक्यूल दोबारा इन पायरुवेट्स को, जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ चुके थे, उनको ये रिड्यूस कर देंगे। सो देयरफॉर लैक्टेट इज आल्सो अ रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल। दिस इज आल्सो अ रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल। दोबारा से रिडक्शन हो गई उसकी। ठीक है, लेकिन अब इस रिडक्शन के नतीजे में दोबारा ग्लूकोज हासिल नहीं हुआ है, बल्कि अब ये लैक्टेट में चेंज हो गया। तो जैसे पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, व्हाट अबाउट लैक्टेट? डज इट आल्सो कंटेन 3 कार्बन एटम्स, या इसमें कार्बन की तादाद कम होगी? उतने ही है। तो एक्चुअली यहां पर कार्बन
बिल्कुल डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई। यहाँ पर कार्बन के फॉर्म में कोई गेन और लॉस नहीं हो रहा, ये पॉइंट जहन में रखिएगा, ये अक्सर बात पूछी जाती है। अच्छा, तो अब ये जो सेकंड स्टेप था इसको नाम दिया जाएगा रिडक्शन। ये हमने अभी नेम्स यूज किए थे, इसको क्या कहा जाएगा, रिडक्शन फेज। तो ये रिडक्शन फेज के जरिए ये लैक्टेट दोबारा हासिल हो जाएगा। यहां पर एक बात पे गौर करने की जरूरत है, वो क्या, देखो अगर हम आपसे पूछें कि भाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। कौन कौन से, एक को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और दूसरे को कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। अच्छा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी कौन सा इवेंट लिबरेट करता है, ग्लाइकोलिसिस या रिडक्शन या बोथ ऑफ देम, तो क्या जवाब होना चाहिए, glycolysis. Energy yielding step is only glycolysis. Reduction phase of the lactic acid fermentation does not release energy. Is it clear? तो फिर यहाँ एक और सवाल बनेगा कि then what is the purpose of reduction phase in lactic acid fermentation? हालांकि ये तो कोई एनर्जी यील्ड नहीं करता, फिर इसका पर्पस क्या है, तो आपने इसका पर्पस याद रखना है। ये पर्पस यहाँ पे नीचे पॉइंट आउट किया हुआ है, that this phase is basically responsible for the regeneration of NAD, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसने ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना होता है और ड्यूरिंग दैट ऑक्सीडेशन ये एनर्जी हासिल हो सकी है। ठीक है, तो ये रीजनरेशन ऑफ NAD के लिए दिस सेकंड स्टेप हैज टू बी परफॉर्म, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ दिस सेकंड स्टेप। ओके, तो ये आपने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नोट कर लिया। अब आइए जरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसमें भी एज यूजुअल ग्लाइकोलिसिस होगा, वही 2 ATP बनेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए, और उसके नतीजे में ये NAD यहां से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन गेन करके NADH बनेगा। अच्छा, अब ये जो 2 पायरुवेट यहां पे बने हैं, नाउ दीज 2 पायरुवेट अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन, दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, और इस डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, लिहाजा अब वो जो कार्बन नंबर था रिड्यूस हो जाएगा। ये पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, बट एसिडल्डिहाइड व्हिच इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ये 2 कार्बन कंपाउंड होगा, 3 से 2, एक कार्बन यहां से निकल गया। क्लियर होगी बात? तो अब ये जो एसिडल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं, एसिडल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ये उसी तरह से जैसे पायरुवेट की यहाँ रिडक्शन हुई थी, अब इनकी यहाँ पे रिडक्शन होगी और इस तरह से दोबारा NAD रीजनरेट होगा, और आफ्टर बीइंग रिड्यूस द अल्डिहाइड एसिडल्डिहाइड्स आर नाउ चेंज टू एथेनॉल। तो इस तरह से टोटल कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, एक हो गया ग्लाइकोलिसिस, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन और तीसरा रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन फेज। तो यूं ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यहां पे कंप्लीट होती है। यहां पर भी वही सवालात बनेंगे कि एनर्जी यील्डिंग स्टेप ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, टोटल कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, सही। और यहां ये जो मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हुआ है कि पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिडल्डिहाइड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्टिविटी, तो ये आपने केमिकल एक्टिविटीज को जरूर जहन में रखना है, सही। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दोनों रेस्पिरेशंस में कॉमन इवेंट्स कौन से हैं, तो बताइए यहां पर ग्लाइकोलिसिस क्या कॉमन इवेंट है, दोनों रेस्पिरेशन? क्या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कॉमन इवेंट है? यस। क्या रिडक्शन इसमें कॉमन इवेंट है? यस सर। यस। तो कितने सारे कॉमन इवेंट आपको गिनवाए, और विच इज नॉट कॉमन, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स ओनली इन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नॉट इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर? जी सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। फरमाइए। सर देखें, एसिडल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन होगी ना, और फिर एथेनॉल बनेगा। इसकी रिडक्शन हो रही है बेटा। सर नहीं, मेरी बात सुनिए ना, देखिए लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो तो ऑक्सीडेशन होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। इसका हाइड्रोजन कहाँ लॉस हो रहा है, एसिडल्डिहाइड को तो हाइड्रोजन मिल रहा है। सर नहीं, एसिडल्डिहाइड से जब एथेनॉल बनते हैं, हाँ, तो हाइड्रोजन ऐड होता है ना। देखो ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये अल्डिहाइड CHO अल्डिहाइड और साथ मिथाइल ग्रुप है, ये एसिडल्डिहाइड बन गया। अच्छा, अब देखो इसमें जी, तो इसमें देखो ये हाइड्रोजन इसके अंदर, ये जो मैंने एनसर्कल किया है इसके अंदर ऐड हो रहा है, और ये हाइड्रोजन इधर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होंगे, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, तो ये इस तरह से इसमें चेंज होगा। अब बताओ हाइड्रोजन ऐड हुए हैं या रिमूव हुए हैं? ऐड हुए हैं। तो बस फिर जब हाइड्रोजन ऐड हो तो वो रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है? रिडक्शन होता है। बस यही चीज है। ठीक है सर कुछ हाइड्रोजन यहाँ से जी।
सर ये NADH जो है वो NADP पॉजिटिव में जा रहा है ना? NADP, ये डीपी फॉस्फेट वाला नहीं है, ये NADH NAD में जा रहा है। वो जो बेटे NADP मॉलिक्यूल्स थे ना, वो फोटोसिंथेसिस में थे। और मैंने आपको जब बायोमॉलिक्यूल्स में वहां पर ये एक्सप्लेन किया था, ये दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वन ऑफ देम इज NADP पॉजिटिव एंड द अदर इज NAD पॉजिटिव। ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एनाबॉलिक रिएक्शंस में, जैसा कि फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिक इवेंट्स के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, जबकि जो कैटाबॉलिक इवेंट्स होते हैं, कैटाबॉलिक, उनके अंदर ये NAD इन्वॉल्व होगा। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, तो आपने ये इनकी इक्वेशंस भी इस तरह से याद रखनी है, ये इनके फार्मूले के जरिए। तो जैसे ये आपको पहला जो केस दिखाया गया है, उसमें ये ग्लाइकोलिसिस होता हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आपको यूं इस तरह से ये इक्वेशन देकर कोई इसमें चीज़ ब्लैंक बनाकर दी जा सकती है और आपको पिक करना होगा कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, या आपको इक्वेशन जस्ट आइडेंटिफाई करनी होगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, और फिर जो सेकंड स्टेप था इसका, दैट इज रिडक्शन, वो ये इस इक्वेशन से शो किया गया। सो दिस इज एक्चुअली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अगेन ग्लाइकोलिसिस और फिर ये रिडक्शन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन, उन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे शो किया हुआ है, और ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आपको ये इक्वेशंस भी याद रखनी होंगी। अब देखिए कि इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन द कन्वर्जन of acetaldehyde into ethyl alcohol is the result of acetaldehyde। ये वही आपने जो अभी डिस्कशन किया है, ठीक है, वही सवाल है। तो बताओ ये किसका रिजल्ट है? एसिटाल्डिहाइड तो इथाइल अल्कोहल, ग्लाइकोलिसिस, रिडक्शन या डीकार्बोक्सिलेशन? जी, तो ये रिडक्शन का रिजल्ट है। Which of the following pathway consists of glycolysis followed by the reduction of pyruvate by NADH? ठीक है, गौर से देखिए, कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्या होगा? रिडक्शन ऑफ पायरुवेट बाय NADH। तो ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस एंड देन रिडक्शन। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, बिल्कुल। दिस इज एक्चुअली द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी बॉक्स थोड़ा हिल गया है, तो दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो, जैसे अभी मैं कह रहा था कि इक्वेशन आपको दी जा सकती है, उसमें कोई ब्लैंक गिवन होगी, तो इस तरह से आप देखिए इस ब्लैंक में क्या आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, अगर थोड़ा सा भी इसको हम सेंस यूज करें कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बना है NADH, तो डेफिनेटली NADH कैसे बना होगा? ये NAD पॉजिटिव के जरिए बना होगा। तो ये आपको यहाँ पे B ऑप्शन को पिक करना चाहिए। अच्छा जी, तो अब आइए जरा हम ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लोर करते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का कॉमन इवेंट है, तो ये ग्लाइकोलिसिस कैसे परफॉर्म होता है? जी अबिहा, क्या सवाल है? सर वो वाली बात तो बताई नहीं, वो जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और वो वाला। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, उसको भी बिल्कुल यहाँ पे ऐड कर लें। देखो, लैक्टिक एसिड के हवाले से, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उसके अंदर ये जब हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो मसल काम करना छोड़ देते हैं। वो क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड इज एसिडिक कंपाउंड, इसकी वजह से मसल पीएच इज ड्रॉप्ड। ठीक है, मसल पीएच इसकी वजह से ड्रॉप हो जाएगी, और जब मसल पीएच ड्रॉप हो जाती है तो ऐसी सूरत में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले इवेंट्स हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाते। मसल कॉन्ट्रैक्शन also involves activity of several enzymes and those enzymes are pH sensitive। लिहाजा जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन परफॉर्म होगी हार्ड एक्टिविटी के दौरान और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करेगा हमारे मसल्स के अंदर, मसल पीएच ड्रॉप होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं रह पाएंगे। दिस लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी ऑफ द मसल इज कॉल्ड मसल फटीग। ठीक है, तो मसल पीएच ड्रॉप होगी एंड एज अ रिजल्ट मसल फटीग हैज बीन डेवलप्ड। मसल फटीग, तो जब ये इस तरह से मसल फटीग हो जाती है, मसल रेजिस्ट करने के काबिल नहीं रहते, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसका हमें रिलीफ कैसे मिलता है? इसके लिए हमें रेस्ट करना होता है। ठीक है, जब हम रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने से ये फटीग ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म होगी? कि जब हम रेस्ट करेंगे तो ड्यूरिंग रेस्ट ये जो लैक्टिक एसिड यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया था, ये लैक्टिक एसिड ठिकाने लग जाएगा। ड्यूरिंग रेस्ट ये कहाँ जाएगा? तो असल में ये लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग रेस्ट ये मूव करेगा फ्रॉम मसल सेल्स, ये मसल सेल से निकल आएगा और ये चला जाएगा इनटू द ब्लड।
और ब्लड इसको कहाँ कैरी करेगा, ब्लड ड्यूरिंग रेस्ट इसको कैरी करेगा लैक्टिक एसिड को टू द लिवर, ये चला जाता है लिवर के अंदर। जब ये लैक्टिक एसिड लिवर में पहुंचता है तो लिवर इस लैक्टिक एसिड को हाथों हाथ लेता है और क्या करता है कि लिवर के पास जो टोटल लैक्टिक एसिड पहुंचता है, तो इस टोटल लैक्टिक एसिड का 2 हिस्से बना लेता है ये लिवर, यानी इसमें से तकरीबन कोई 1/5 पोर्शन इसको ये एरोबिकली ब्रोकन डाउन करेगा, एरोबिकली ब्रोकन डाउन, इसका ब्रेकडाउन होगा और जब ये टूट जाएगा और इससे एनर्जी हासिल होगी, इट यील्ड्स एनर्जी, तो बाय दैट एनर्जी रिमेनिंग 4/5 पोर्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड, ये इस एनर्जी के जरिए अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर अपने पास स्टोर कर लेगा बुरे वक्त के लिए। इस तरह से देखो, जब वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल से निकल जाता है और मसल्स की पीएच दोबारा से बहाल हो जाती है, तो मसल फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हो जाते हैं, मसल फटीग खत्म हो जाती है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा बता दें, जब ये 1/5 को उसने एरोबिकली ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज हुई थी, तो उस एनर्जी को यूज करते हुए जो बकाया लैक्टिक एसिड था उसको दोबारा रिवर्स कर दिया ग्लूकोज में, क्योंकि लैक्टिक एसिड खुद ग्लूकोज से ही बना था ना, तो उसको वापस ग्लूकोज में उसको एनर्जाइज करके ग्लूकोज की शक्ल दे दी है, और ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर अपने पास स्टोर कर लेता है। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी बेटा, तो उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, दिस इज फंडामेंटल स्टेप ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, जो कि तमाम रेस्पिरेटरी पाथवेज में कॉमनली टेक प्लेस होता है। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली 2 फेजेस में परफॉर्म होता है, 2 हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ द फेज इज नोन एज प्रिपरेटरी फेज, या इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 ATPs। यहाँ पर 2 ATPs को सेक्रीफाइस किया जाएगा, और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 ATP इज इक्वलेंट टू हाउ मच एनर्जी, 7.3, तो इस वजह से 2 ATP अगर यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं, तो आपसे अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैलोरीज आपसे पूछा जाए कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज इज इन द प्रिपरेटरी फेज, तो वो हो जाएगा 14.6 किलो कैलोरीज, क्योंकि 7.3 किलो कैलोरी एक ATP और 7.3 किलो कैलोरी दूसरा ATP, तो टोटल कितना हो गया 14.6 किलो कैलोरी। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो दूसरा जो फेज है वो है ऑक्सीडेटिव फेज, या इसको कहते हैं पे ऑफ फेज। दरअसल यही वो फेज है जिसने पे करना है, तो ये पे ऑफ फेज कहलाता है, क्योंकि यहां पर एनर्जी लिबरेट होगी। तो यहां पर कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, असल में यहां पर टोटल 4 ATPs यहां पर हासिल होते हैं, लेकिन चूंकि 2 ATP यहां पहले खर्च हो चुके होते हैं ना, तो इस वजह से हम ये 2 ATP यहां पे माइनस कर देते हैं जो पहले खर्च हो गए थे। ठीक है, तो हम जो नेट यील्ड काउंट करेंगे वो यहां पर हमारे पास 2 ATP आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेशन यहां पे बताई है, ये फकत सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के केस में, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा था कि एक और मैकेनिज्म भी होता है जिसे कहते हैं केमियोस्मोसिस। तो अगर ये ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हो रहा है, तो वो केमियोस्मोटिक कंट्रीब्यूशन भी इसमें ऐड होगा। तो इस तरह से जो नेट गेन ऑफ ATP होगा इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वो इससे डिफर कर जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि वो केमियोस्मोटिक इवेंट नहीं होगा, इस वजह से ग्लाइकोलिसिस का जो नेट यील्ड है वो यही कहलाएगा। बहरहाल ये नेट यील्ड ऑफ ATP अभी आगे चलकर भी हम कैलकुलेट करते हैं। जी भाई, कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अभी आप समझा देंगे, आगे जाके बताएंगे भी, ठहर जाओ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अब देखिए जो प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस है, इसमें क्या होने वाला है। प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ग्लूकोज की मुलाकात होती है ATP के साथ, और ATP जिसके पास 3 अदद फॉस्फेट हैं, तो ग्लूकोज उससे मिन्नत करके एक फॉस्फेट ले लेता है ताकि वो थोड़ा एनर्जाइज हो जाए, और यूं ये ग्लूकोज आफ्टर गेनिंग फॉस्फेट इट बिकम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो फॉस्फेट ATP ने ग्लूकोज को दिया वो कहां पे जाके अटैच हुआ है, ऑन द 6th कार्बन। ये 6 किस बात को इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन ऑफ फॉस्फेट को। तो इस तरह से आप देखिए जो पहला रिएक्शन था,
इसको फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन भी कहते हैं। इस फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन के अंदर एटीपी से फॉस्फेट ग्लूकोज की 6 पोजीशन के ऊपर आकर अटैच हुआ और इस तरह से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो गया। तो इस पहले रिएक्शन में अगर हम टाइटल मुंतखब करें तो क्या कहना चाहिए? पहले रिएक्शन को फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन कहना चाहिए या डीफॉस्फोरिलेशन या फिर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? बिल्कुल, दिस इज एक्चुअली द फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, क्योंकि फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है। देखो, हमने रिएक्शन को टाइटल देना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ जो होगा वो हम रिपोर्ट करेंगे। मसलन मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे आपको ये रिएक्शन शो किया जाएगा ग्लूकोज प्लस एटीपी और उसके बाद फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी ऐसे करके, और बीच में जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ वो ये हेक्सोकाइनेज, साथ वो भी लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूकोज, और ऑप्शन दिए जाएंगे कि इज इट सबस्ट्रेट या इज इट it is substrate या it is enzyme और it is product और it is coenzyme। तो क्या चीज है? ग्लूकोज का स्टेटस क्या है यहां पर? it is actually substrate। and what about glucose 6 phosphate? it is product। ATP क्या है भाई, इसको क्या कहेंगे? it is coenzyme। and what about hexokinase? दिस इज एंजाइम। सो आप ये हर रिएक्शन में इन सवालों के जवाबात पर गौर करते चले जाएं। किसी भी रिएक्शन के मुतालिक ये वाली बात पूछी जा सकती है, और ये जो मैं टाइटल यहाँ पे दे रहा हूं इनको भी जरूर याद रखना है। आपसे किसी भी रिएक्शन के मुतालिक ये पूछा जा सकता है कि विच केमिकल एक्टिविटी अकर्स ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन में फॉस्फोरिलेशन हुआ है। अब देखो, अगले रिएक्शन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के नतीजे में दरअसल ग्लूकोज का एक आइसोमर जनरेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सो दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। देखो, अभी हम पूरे पाथवे में कई एक आइसोमर्स देखेंगे, तो आपने उन जितने भी आइसोमर्स हैं उनको भी याद करते जाना है। बाज़ का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो आपने इन दोनों को याद कर लेना है कि दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लिहाजा यहां पर जो केमिकल एक्टिविटी है वो है आइसोमराइजेशन। इसी तरह से अब देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं इन द सेम वे जैसे आपने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होते हुए देखा था। यहां पर भी उसी तरह का मैकेनिज्म है। ये सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन कहलाता है। सही, आपने ये फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन की टर्म भी याद रखनी है, सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फॉस्फोरिलेशन। तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। बाज़ औक़ात ये सवाल पूछा जाता होता है कि इन ग्लाइकोलाइसिस विच रिएक्शंस कंज्यूम्स एटीपी, तो कौन से रिएक्शन है जो एटीपी कंज्यूम करते हैं? रिएक्शन नंबर 1 एंड द रिएक्शन नंबर 3, इनके अंदर एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये दोनों एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शंस आपने याद रखने हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसके पास 2 दत्त फॉस्फेट हैं। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास जो नंबर ऑफ फॉस्फेट्स हैं उनके ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए, और नंबर ऑफ फॉस्फेट के साथ साथ नंबर ऑफ कार्बन्स पर भी आपकी तवज्जो होनी चाहिए। ये बात भी पूछी जाती है, जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट भी बिस फॉस्फेट भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। लेकिन अब जब अगले रिएक्शन में आप देखेंगे तो ये दरमियान से टूट जाएगा। ठीक है, ये दरमियान से इस तरह से फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन 2 ट्रायूजेज आर प्रोड्यूस्ड। यहां पर अब 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं इस फोर्थ रिएक्शन के नतीजे में। तो फोर्थ रिएक्शन को इसी वजह से कहते हैं क्लीवेज रिएक्शन। इसमें क्लीवेज हो रही है। तो इस क्लीवेज रिएक्शन के बाद देखो, ये हर एक रिएक्शन के एंजाइम्स के नाम ये आप एहतियातन याद रख लें तो अच्छी बात है। वैसे उम्मीद नहीं है कि ये बात पूछी जाएगी, लेकिन आपको एडवाइस है कि आप जरूर इनको याद रखें, एंजाइम्स के नेम्स को। अच्छा, तो ये जो क्लीवेज रिएक्शन के बाद अब जो 2 मॉलिक्यूल्स बने, वन ऑफ देम इज नोन एज ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड अदर इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। देखो, एक पेयर ऑफ आइसोमर मैंने ये पॉइंट आउट किया आपको, और दूसरा पेयर ऑफ आइसोमर ये याद कर लें। अभी और भी आगे आइसोमर्स आएंगे, तो आपने ये जितने भी आइसोमर्स हैं उनको याद रख लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन बनता होता है। अच्छा, तो अब देखो, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं चूंकि ये आइसोमर्स हैं, तो अगले रिएक्शन में, रिएक्शन नंबर 5 में, ये
जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है इट विल बी चेंज इनटू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक तो ये मॉलिक्यूल है, ये भी आगे पास कर जाएगा, और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये भी आगे चेंज हो जाएगा, और इस तरह इस आइसोमराइजेशन के नतीजे में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स आर प्रोड्यूस। जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बताइए प्रिपरेटरी फेज के एंड पर क्या एंड प्रोडक्ट्स हासिल हुई हैं, तो आपने उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को याद रखना है। ये एंड प्रोडक्ट्स हैं प्रिपरेटरी फेज की। जी बेटा, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? सर मुझे अभी जो आपने इससे ये पहले आइसोमर्स बताए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा आइसोमर कौन सा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये एंड प्रोडक्ट्स पे तवज्जो होनी चाहिए कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रिपरेटरी फेज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो रिएक्शन नंबर 6 है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो इस लिहाज से कि यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन इवेंट हो रहा है। NAD विल बी यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन इस ऑक्सीडेशन के साथ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन भी होगा, तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इसके नतीजे में ये एक रिड्यूस्ड NAD या NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। अगर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक में अगर हो, तो ये मॉलिक्यूल आगे जाकर इनकी किस्मत क्या होती है? दे आर यूटिलाइज इन द रिडक्शन फेज, अभी मैंने समझाया आपको। लेकिन अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है, एनारोबिक नहीं है, तो फिर ये मॉलिक्यूल आगे जाकर रेस्पिरेटरी चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे, और इनसे भी ATP मॉलिक्यूल्स लिबरेट होंगे, और वो वाले ATP जो इनसे हासिल होंगे वो भी हम ग्लाइकोलिसिस के अकाउंट में ऐड करेंगे। ठीक है, ये बात तवज्जो रखिएगा इस पे। तो कितने मॉलिक्यूल्स NADH के प्रोड्यूस हुए यहां पर? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड? सर 4 हुए हैं। 2 मॉलिक्यूल्स, नॉट 4। याद रखो कि अब ये जितने भी आगे रिएक्शंस हो रहे हैं ये ट्वाइस हो रहे हैं, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, आगे ये भी 2, ये भी 2, तो हर एक रिएक्शन ट्वाइस हो रहा है, तो आपने हर एक चीज को 2-2 कंसिडर करना है। तो यहां पर इस रिएक्शन में 2 NADH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। अगला रिएक्शन देखिए, उसमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और 2 ADP, एक फॉस्फेट लेकर ये 2 ATP में चेंज होंगे, और यूं ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा। अब यहां पे तवज्जो कीजिए, देखो यहां पर ये जो ATP की जनरेशन हुई है, ये एक मैकेनिज्म के तहत हुई है। दिस मैकेनिज्म ऑफ ATP जनरेशन इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? देखो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर ADP, listen carefully, if the ADP directly gains the phosphate from organic phosphorylated substrate, this 1,3-bisphosphoglycerate is an organic, ये organic molecule है, this is phosphorylated molecule। तो कोई भी इस तरह से organic phosphorylated substrate अगर डायरेक्टली अपना फॉस्फेट ADP को डोनेट कर दे, और ADP वो फॉस्फेट लेकर ATP बन जाए, सो दिस काइंड ऑफ ATP सिंथेसिस इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये जो मैकेनिज्म ऑफ ATP जनरेशन है, इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। अदरवाइज इस रिएक्शन का टाइटल क्या होगा? इस रिएक्शन का टाइटल तो होगा डीफॉस्फोरिलेशन। वो क्यों? क्योंकि यहां पे सबस्ट्रेट ने फॉस्फेट लूज किया ना, देयरफॉर द टाइटल ऑफ द रिएक्शन इज डीफॉस्फोरिलेशन। लेकिन यहां पर जो मैकेनिज्म ऑफ ATP जनरेशन है, उसको हम ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। जैसे मैं यहां पर सवाल पूछता हूं कि ये रिएक्शन यूं शो किया हुआ होगा, और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ ATP जनरेशन इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो आपने ये पिक करना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, फिर डीफॉस्फोरिलेशन नहीं कहना। और अगर आपसे ये रिएक्शन दिखा के पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल टाइटल फॉर दिस रिएक्शन, सो सुटेबल टाइटल विल बी डीफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट यहां पे प्रोड्यूस हुआ, ये अगले रिएक्शन में 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में चेंज हो रहा है, तो ये दोनों भी आइसोमर्स हैं। दिस इज द थर्ड पेयर ऑफ आइसोमर, इसको भी नोटिस करें। तो ये जो थर्ड पेयर ऑफ आइसोमर है, यहां पर भी ये आइसोमराइजेशन हुई है दरअसल। उसके बाद फिर ये वाटर का रिमूवल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, और एज अ रिजल्ट फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज फॉर्म्ड। और उसके बाद फिर ये अगेन ADP उसी तरह से जैसे रिएक्शन नंबर 7 में ADP ने डायरेक्टली फॉस्फेट ग्रुप लिया था ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट से, अगेन ये इस तरह से फॉस्फेट लेगा और ये बन जाएगा ATP। और फाइनली इस फॉस्फेट के रिमूवल के बाद पायरुवेट बनेगा, जो कि फॉस्फेट लेस कंपाउंड होगा, उसमें फॉस्फेट मौजूद नहीं होगा।
क्लियर होगी बात? सो दिस इज सेकेंड ओकेजन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. तो हाउ मेनी टाइम्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन द ग्लाइकोलिसिस? तो 2 टाइम्स. इन द रिएक्शन नंबर 7 ये रिएक्शन याद करने वाले हैं, एंड इन द रिएक्शन नंबर 10 ये दोनों पॉइंट याद रखिए जब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का इवेंट हो रहा है. और इन दोनों रिएक्शंस में 2-2 एटीपीज जनरेट हो रहे हैं. आपको ये बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस के कौन कौन से रिएक्शंस में एटीपी रिलीज हो रहे हैं और ग्लाइकोलिसिस के कौन कौन से रिएक्शंस में एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं. ठीक है, ये मैंने दोनों चीजें पॉइंट आउट की हैं. अच्छा, तो इसके साथ साथ ये आपने एंजाइम्स के नेम भी यहां पर याद रखने. तो इस तरह से ये ग्लाइकोलिसिस अपने इख्तिताम को पहुंचता है. अब इसके हवाले से देखो, क्वेश्चन कुछ यूं आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ये किसका जिक्र हो रहा है? वही ग्लाइकोलिसिस का. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर? हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी यहां पे हो रहा है, एटीपी टूट रहे हैं. यस. क्या डी कार्बोक्सिलेशन यहां पर हो रही है? नो. फॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी हो रहा है? यस. रिडक्शन ऑफ एनएडी हो रहा है? यस. तो ये सिर्फ डी कार्बोक्सिलेशन है जो कि ग्लाइकोलिसिस में नहीं हुआ था. In the glycolysis, a conversion of 2 phosphoglycerate into phosphoenol pyruvate, it is the result of. तो अब देखो ये रिएक्शंस में से सवाल हो रहे हैं, तो किस चीज का रिजल्ट है? असल में वाटर रिमूव हुआ था, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. अच्छा, प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज एन इन्वेस्टमेंट फेज बिकॉज इट इन्वेस्ट 2 ATPs, इन्वेस्ट टर्म्स ऑफ टाइम, या इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन, या इट इज द लास्ट फेज. तो किस वजह से कह रहे हैं हम? It invests 2 ATPs. बिल्कुल, A is the right one. The end product of the preparatory phase of the glycolysis are. हाँ जी, अब बताओ preparatory phase की end products क्या होनी चाहिए? तो 2 molecules of dihydroxyacetone, क्या ये है? या 1 molecule of dihydroxyacetone and और 2 molecules of G3P, या फिर ये 1 molecule G3P और 1 dihydroxyacetone. तो which one is the right? जी बिल्कुल. तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P और PGL, ये राइट आंसर यहां पे होना चाहिए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस ATP इज यूज्ड एज फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट? यस, ATP को फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट कहां पर इस्तेमाल किया गया है? ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्जन हुआ था उस वक्त, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट उस वक्त, या ग्लाइसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, या तीनों में? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सुटेबल? आपने तो बनाया नहीं ऑप्शन, तो तीनों वाला चलो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं. ऑल 1, 2 एंड 3. ठीक है, 1, 2 एंड 3. तो बताओ अब क्या आंसर होना चाहिए? तीनों में हुआ है. नहीं, एटीपी सिर्फ 2 रिएक्शंस में कंज्यूम हुआ है. ये इस पहले वाले में और दूसरे में. तीसरे में डायरेक्ट फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ था, याद करें. ये रिएक्शन नंबर 6 है ग्लूकोज का, ये रिएक्शन नंबर 3 है, ये रिएक्शन नंबर 1 है. तो आपने इसी तरह से ये रिएक्शंस के नंबर्स याद रखने हैं. तो दिस इज राइट आंसर. ओहो, 1 मिनट, ये डब्बा फिर गलत हो गया, ये थोड़ा ऊपर चढ़ गया, इसको नीचे करना पड़ेगा. राइट आंसर इज 1 and 2. देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहां पर भी ATP फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट था, और इसी तरह से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से इसमें भी ATP वाज द फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट. तो ये आंसर होगा यहां पर D, C नहीं है. क्लियर रहिए. NAD प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजिनेज टाइप ऑफ एंजाइम. NAD अक्सर डीहाइड्रोजिनेज एक क्लास होती है एंजाइम्स की, उनके साथ ये मिलकर काम करता है, उनका ये को एंजाइम होता है. रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलिसिस? तो कौन सा मॉलिक्यूल था जिसके साथ ये इनकी मुलाकात होती है? तो इसका सबस्ट्रेट क्या है? यस, दिस इज द सबस्ट्रेट. ठीक है जी. यूं ये रिएक्शन सारे अगर आप याद कर लो तो कोई सवाल बच के नहीं जा सकता आपसे. अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा मैं ATP के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं. देखो, यहाँ एक बात जो आपने याद रखनी है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस यहाँ से जो NADH हासिल हुए हमें, NADH कितने हासिल हुए? ये 2 मॉलिक्यूल्स. ये दरअसल साइटोप्लाज्म में मौजूद है. ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद है? साइटोप्लाज्म में. लेकिन इनकी अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें फिर तो इनकी ऑक्सीडेशन सेल मेम्ब्रेन में होगी, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें. ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स
प्रोकैरियोट्स में ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ चले जाएंगे और वहां पर इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और ये एटीपी यील्ड करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। लेकिन अगर तो हो यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में क्या होगा, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इन NADH मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल करना पड़ेगा। इन यूकैरियोट्स दे हैव टू बी एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही है। तो अब देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जहां पर इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होनी है, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन होनी है रेस्पिरेटरी चेन में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। तो जब ये दाखिल होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया में, उस वक्त होता क्या है ये जरा मुलाहिजा करें। यहां पर देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री दिखाई है, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, एंड देयर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन ये आउटर और ये दरमियान में स्पेस। अच्छा अब देखो हुआ क्या कि ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद NADH मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास ये दो इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एट द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दीज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH वन बाय वन ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे। व्हाट इज दिस? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को मिल जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाएगा ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट, और इस तरह से NADH अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यानी आपने देखा कि जो साइटोप्लाज्म की NADH मॉलिक्यूल्स थे ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल नहीं हुए बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए इधर। अब ये जो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है इनर मेम्ब्रेन, वहां पर एक एंजाइम के साथ टकराता है। दैट एंजाइम इज नोन एज ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है कि ये FAD को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा है। तो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट जब इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो इस एंजाइम से रिएक्ट करने पर इसके इलेक्ट्रॉन्स जो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट के पास थे वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से FAD को मिल जाएंगे और FAD उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर FADH2 बन जाएगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके दोबारा से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में तब्दील होकर वापस इधर। तो इस तरह आपने नोट किया कि ये जो NADH मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में थे ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हुए खुद बाहर रह गए, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर भेजा है और वो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली किसने ले लिए? FADH2 ने। इन मोर सिंपल वर्ड्स आप यूं कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक NADH2 है ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हुए FADH2 में ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है। तो अब ये जो FADH2 मॉलिक्यूल्स हैं ये जाकर ऑक्सीडेशन में हिस्सा लेंगे और इनसे ATP हासिल होगा। लेकिन अब मसला ये है कि ये अगर NADH अंदर दाखिल हो जाता या अंदर मौजूद होता और उसकी अगर ऑक्सीडेशन होती तो ऐसी सूरत में 3 ATP मिलने थे। इसकी एनर्जी वैल्यू 3 ATP के इक्विवेलेंट है। इट कैन गिव राइज 3 ATP अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन। लेकिन अब जबकि ये FADH2 बन चुके हैं तो FADH2 की जो एनर्जी वैल्यू है वो कम है, ये सिर्फ 2 ATP प्रोवाइड कर सकते हैं अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब हम ये वाले जो NADH2 FADH2 में चेंज हो गए थे इनका जो ATP कंट्रीब्यूशन है वो भी ग्लाइकोलिसिस में ऐड करेंगे और यूं फिर हम फाइनल कैलकुलेशन बनाएंगे। देखो ग्लाइकोलिसिस 3 डिफरेंट सिचुएशंस में हो रहा है, जरा गौर कीजिएगा इस टेबल पे। ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एनरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इन द प्रोकैरियोट्स और ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इन यूकैरियोट्स। तो तीनों डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ग्लाइकोलिसिस का टोटल और नेट गेन ऑफ ATP डिफर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये एनरोबिक रेस्पिरेशन में हो तो ऐसी सूरत में जो टोटल गेन ऑफ ATP है वो 4 होगा। 2 जो रिएक्शन नंबर 1 और 3 में कंज्यूम हुए थे वो माइनस कर देंगे तो नेट गेन हमारे पास जस्ट 2 आ जाएगा। हमने यहां पर वो NADH वाले ATP क्यों नहीं शुमार किए? दरअसल एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको याद है कि वो ग्लाइकोलिसिस वाले NADH2 मॉलिक्यूल्स आगे चलकर वो रिडक्शन फेज में कंज्यूम हो जाते हैं, इस वजह से उनको यहां काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन की ग्लाइकोलिसिस में टोटल और नेट ये वैल्यूज याद रखनी है। अच्छा, अब ये ग्लाइकोलिसिस अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हो रहा है प्रोकैरियोट्स में जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते तो वहां पर क्या होगा कि जो टोटल गेन है वो 10 है। अब 10 कैसे? देखो 10 इस तरह से कि इसमें से 10 में से 4 तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन उसका नतीजा है और बाकी के इसमें जो 6 हैं वो केमी ऑस्मोसिस का नतीजा है। यानी जो NADH2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल नहीं होंगे, वो सीधे
सेल मेम्ब्रेन में जाकर ऑक्सीडाइज होंगे और केमियोस्मोटिकली वहां से एटीपी मिलेंगे। तो इस तरह से एक NADH2 से 3 और 2 से फिर 6, तो ये 6 और 4 कितने हो गए 10। और जबकि 2 जो 1 और 3 में कंज्यूम हुए थे उसको माइनस कर दें तो अब नेट गेन हमारे पास 8 रह जाता है। तो ये आपने वैल्यूज याद रखनी है। और अगर ग्लाइकोलिसिस ये ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोट्स हो रहा है तो फिर क्या कैलकुलेशन होगी। अब देखो यहाँ पर अभी जैसे मैंने प्रॉब्लम बताया था कि इस 8 में से 4 वही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का नतीजा है, जबकि बाकी 4 ये केमियोस्मोसिस। यहाँ पर 4 क्यों 6 के बजाय? वजह यह है कि मैंने अभी जैसे बताया कि ग्लाइकोलिसिस के जो NADH2 हैं वो अंदर जाते हुए FADH2 में चूंकि चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से FADH2 की एनर्जी वैल्यू थोड़ी कम होती है। एक FADH2 2 ATP दे सकता है, तो 2 से 4 मिलेंगे। इस तरह से ये 4 हासिल हुए, तो ये 4 और 4 मिलकर 8 बनाएंगे। और 2 ATP चूंकि 1 और 3 रिएक्शन में कंज्यूम हो चुके हैं वो माइनस कर दें तो नेट गेन विल बी 6। तो इस तरह से आप ये ग्लाइकोलिसिस की डिफरेंट सिचुएशंस में जो इनकी एनर्जी वैल्यू है उसको आपने कैलकुलेट करना है। इसको कहते हैं ATP बजट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, अब इस लिहाज से देखो ये सवाल आपसे अगर पूछा जाता है हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज व्हाइल द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, यानी ग्लाइकोलिसिस में कितनी एनर्जी खर्च हुई है, तो उसमें वो जो 2 ATP कंज्यूम हुए थे उसको हमने काउंट करना है। और मैंने अभी आपको बताया कि एक ATP ये कितने के बराबर है 7.3 किलो कैलोरी के, जिसको हम कैलोरीज में तब्दील करें तो ये बन जाता है 7300 कैलोरीज। तो अब इस लिहाज से 2 ATP चूंकि कंज्यूम हुए तो आंसर क्या होना चाहिए? द आंसर मस्ट बी बीटा। ठीक है जी, तो ये आंसर बनेगा। इन ग्लाइकोलिसिस द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन, कौन से रिएक्शन से जिसमें ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो? 7 and 10। ये बिल्कुल अब याद होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है जी, मुझे थोड़ा सा बजट में मसला आ रहा है ग्लाइकोलिसिस के, वो अच्छे से नहीं समझ आया मुझे। देखो यहाँ पर मैंने बड़ा क्लियरली समझाया बेटा कि ये मसला यहाँ पर आता है ये इस चीज़ का ना। देखो ये जो NADH2 है ये यूकैरियोट्स में अंदर आते हुए इस तरह ट्रांसफॉर्म होंगे FADH2 में, लेकिन प्रोकैरियोट में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। जब यूकैरियोट्स में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में इनका जो एनर्जी बजट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बजाय 6 मिलने के अब 4 मिल पाएंगे। और अगर ये प्रोकैरियोट्स होते तो प्रोकैरियोट्स में ये सीधा ही मेम्ब्रेन तक पहुंचते और इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती तो पूरे 6 ATP मिलने थे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, ये तो आगे जाकर खर्च हो जाते हैं वहाँ रिडक्शन फेज के अंदर। सही है, तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस बन गई हैं। तो उन्हीं तीनों डिफरेंट सिचुएशंस को यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। टोटल गेन और नेट गेन बताया। नेट गेन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल में से कंजप्शन माइनस कर दें तो नेट मिल जाएगा हमें। सर मुझे यहाँ से बस थोड़ा केमियोस्मोसिस का मसला आ रहा है। मुझे ये नहीं पता चला कि केमियोस्मोसिस हमने कब पढ़ी ना, इसमें मतलब वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन तो 7 और 9 सब पे पढ़ ली, शाबाश। लेकिन यहाँ पे वो जो देखो ये जो केमियोस्मोसिस है ना, केमियोस्मोसिस ये रेस्पिरेटरी चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये वाले इवेंट्स परफॉर्म होंगे। ये जो केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP है इट अकर्स इन द रेस्पिरेटरी चेन। वो इवेंट हम आखिर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जी, लेकिन वो जो सबस्ट्रेट केमियोस्मोटिकली ATP जनरेट होंगे इन NADH2 से, उनको हम इसी के अकाउंट में डालेंगे जिस प्रोसेस से ये NADH2 मिले थे हमें। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है। चलें ठीक है जी, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.